बच्चों, अभी तक आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चार्ज के बारे में पढ़ा, फिर हमने वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ा, इसके बाद आपने गॉस थ्योरम और वैद्युत विभव के बारे में अध्ययन किया। इसके बाद हम अगला चैप्टर संधारित्र तथा परावैद्युत पदार्थों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले चालक वस्तुओं पर अध्ययन करते हैं कि चालक वस्तुएं क्या, अर्थात कंडक्टर्स। पदार्थों को उनकी चालकता के आधार पर हम दो वर्गों में विभक्त करते हैं। एक होते हैं चालक पदार्थ, दूसरे होते हैं अचालक या कुचालक पदार्थ, अथवा जिसे हम विद्युत रोधी पदार्थ भी कहते हैं, या इन्हीं विद्युत रोधी पदार्थों को परावैद्युत पदार्थ के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले हम चालक के बारे में अध्ययन करेंगे कि चालक पदार्थ होते क्या हैं। आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है कि चालक वे पदार्थ हैं जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, या हम इसको दूसरी भाषा में परिभाषित करते हैं कि ऐसे पदार्थ जिनके सिरों के बीच वैद्युत विभव या वैद्युत क्षेत्र लगाने के पश्चात इनसे आवेश का प्रवाह अधिकतम होता है, उसे हम चालक पदार्थ कहते हैं। अर्थात अगर हम इसकी डिफिनीशन लिखना चाहें तो चालक वे पदार्थ होते हैं जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है। जैसे हम देखते हैं कि जितनी भी मेटल्स हैं, जितनी भी धातुएं हैं, ये सभी धातुएं जो हैं विद्युत की सुचालक या चालक होती हैं। जैसे आपने कॉपर देखा, एल्युमिनियम या सिल्वर, गोल्ड, आयरन, ये सभी चीजें जो है हमारी विद्युत की चालक वस्तुओं के अंतर्गत आती हैं। तो इसके एग्जाम्पल्स हैं कॉपर यानी तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, चांदी आदि। तो ऐसी वस्तुएं जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है, उसे हम चालक वस्तुएं कहते हैं। जैसे आपने देखा कि तांबा, लोहा, एल्युमिनियम, चांदी आदि। दूसरे प्रकार की वस्तुएं हैं विद्युत रोधी वस्तुएं, अर्थात इंसुलेटर। इंसुलेटर या इसी को अचालक वस्तुएं भी हम कहते हैं। अचालक वस्तुएं अर्थात वे वस्तुएं या वे पदार्थ जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, वे इंसुलेटर या विद्युत रोधी वस्तुएं कहलाती हैं। वे वस्तुएं जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है, अचालक या विद्युत रोधी वस्तुएं कहलाती हैं।
या इन्हीं वस्तुओं को हम परावैद्युत वस्तुएं या परावैद्युत पदार्थ भी कहते हैं। इन्हें परावैद्युत पदार्थ भी कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में आप देखते हैं पेपर, रबर, प्लास्टिक, वायु, ये सभी जो है विद्युत रोधी वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं। अर्थात इसका एग्जाम्पल आप लिखते हैं रबर है, प्लास्टिक है, पेपर है, वायु है, ये सभी जो है हमारी विद्युत रोधी वस्तुएं होती हैं। तो अभी आपने पढ़ा कि चालक वस्तुएं क्या है और अचालक या विद्युत रोधी या जिन्हें हम परावैद्युत पदार्थ या वस्तुएं कहते हैं, इनके बारे में पढ़ा कि जिनसे जो है विद्युत धारा का प्रवाह होता है वे हमारी चालक वस्तुएं, और जिनसे विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है वे हमारी अचालक वस्तुएं कहलाती हैं। कोई भी पदार्थ चालक क्यों हो जाता है, या कुछ वस्तुएं अचालक हैं और कुछ वस्तुएं जो है चालक हैं, तो यह गुण किसी वस्तु में क्यों आता है, कैसे होती हैं वस्तुएं जो है कि ये चालक की भांति व्यवहार करती हैं और कुछ वस्तुएं ऐसी हैं जो अचालक की भांति व्यवहार करती हैं। तो इसके बारे में हम आगे अध्ययन कर रहे हैं कि कोई भी वस्तु क्यों चालक होती है और क्यों अचालक होती है। हम जानते हैं कि सभी पदार्थ परमाणुओं से मिलकर के बने होते हैं। परमाणु के भीतर नाभिक होता है जहां पर धनावेश स्थित होता है, तथा इसकी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन्स चक्कर लगाते रहते हैं। कोई भी परमाणु मूल रूप से उदासीन होता है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि किसी भी परमाणु में जितनी मात्रा में जो है धनावेश होता है उतनी ही मात्रा में जो है इस पर ऋणावेश होता है। ये दोनों मिलकर के जो है परमाणु को उदासीन बना देते हैं। तो कोई भी परमाणु जो है वह धन और ऋण दोनों प्रकार के आवेशों से मिलकर के बना होता है। धनावेश परमाणु के नाभिक में स्थित होता है और ऋणावेश जो होता है वह नाभिक के बाहर वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाता रहता है। किसी भी परमाणु के भीतर एक वैद्युत बल लगता रहता है, जिसे आप कूलाम के नियम में पढ़े थे कि अगर दो विपरीत आवेश हैं तो इसके बीच आकर्षण बल, और अगर समान प्रकार के आवेश होते हैं तो इनके बीच जो है प्रतिकर्षण बल लगता रहता है। तो परमाणु के भीतर भी एक धन आवेश प्रोटॉन होता है, दूसरा ऋण आवेश इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें भी जो है वैद्युत आकर्षण बल लगा रहता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नाभिक से बंधे रहते हैं। जो जो इसकी कक्षा दूर होती जाती है, यानी इसकी कक्षा बढ़ती जाती है, इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला जो वैद्युत आकर्षण बल होता है वो धीरे धीरे क्षीण होता जाता है, कम होता जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से अधिकतम दूरी पर होते हैं उन पर लगने वाला वैद्युत आकर्षण बल जो होता है वह बिल्कुल ही अल्प होता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन्स हमारे मुक्त रूप से पूरे पदार्थ में परिभ्रमण करने के लिए स्वतंत्र होते हैं।
ऐसे इलेक्ट्रॉनों को हम फ्री इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। और जब यह इलेक्ट्रॉन परमाणु को छोड़ करके पूरे पदार्थ में परिभ्रमण करने के लिए स्वतंत्र हो जाता है, तो एक इलेक्ट्रॉन निष्कासित हो जाने पर इसके नाभिक पर एक धन आवेश आ जाता है। तो इस तरह से जो है, जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और इसका जो नाभिक होता है वह धनावेशित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन तो पूरे पदार्थ में परिभ्रमण करने के लिए स्वतंत्र होता है, परंतु इसका नाभिक जो होता है यह अपने स्थान से हिलता नहीं है, अर्थात अपने स्थान पर जो है यह बंधा रहता है। इसलिए इसे हम कहते हैं बद्ध आयन। और जो इलेक्ट्रॉन पूरे पदार्थ में परिभ्रमण करने के लिए स्वतंत्र हुआ उसे कहते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यानी मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी पदार्थ में चालकता का गुण जो होता है वह मुक्त इलेक्ट्रॉनों के कारण आता है। अगर किसी भी पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन है तो वह पदार्थ एक चालक की भांति व्यवहार करता है, और अगर उसमें ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है तो वह जो है एक विद्युत रोधी की भांति या परावैद्युत पदार्थ की भांति व्यवहार करता है। तो ये आपका टॉपिक था कि कोई भी पदार्थ चालक क्यों होता है और कोई भी पदार्थ अचालक क्यों होता है। इसके बाद इसमें अगला हम पढ़ेंगे धारिता का। कैपेसिटेंस। बच्चों, धारिता का सामान्य अर्थ है धारण करने की क्षमता, यानी ग्रहण करने की जो उसकी क्षमता होती है। चालक पदार्थों में जो ग्रहण करने की क्षमता होती है, चालक पदार्थ है तो वे आवेश को ग्रहण करते हैं। तो हम कहते हैं किसी भी चालक पदार्थ के आवेश संग्रहण की जो क्षमता है उसे हम कहते हैं क्या, उस पदार्थ की धारिता। अर्थात इसको हम लिखते हैं कि किसी चालक के आवेश संग्रहण की क्षमता। चालक की धारिता कहलाती है। तो किसी भी चालक के आवेश संग्रहण करने की क्षमता उस चालक की धारिता कहलाती है। हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था कि जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो आवेश देने पर उस चालक का विभव बढ़ता जाता है, और यदि उस चालक को आवेश देने के पश्चात उसे हम पृथ्वी से संपर्कित कर दें किसी चालक तार की सहायता से, तो उसके संपूर्ण आवेश जो होते हैं वो पृथ्वी में चले जाते हैं, और जिसके कारण उस पदार्थ का विभव जो होता है या उस चालक का जो विभव होता है वह घट करके शून्य हो जाता है। इसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। अगर हम कहें कि किसी भी चालक को, यदि किसी चालक को Q आवेश देने पर इसके विभव में
V वोल्ट की वृद्धि हो जाती है। V वोल्ट की वृद्धि हो जाती है। तो इसे लिखा जा सकता है कि Q प्रोपोर्शनल टू V, क्योंकि आवेश को देने पर विभव का मान बढ़ता है और अगर आवेश ले लिया जाए तो विभव का मान क्या होता है, घट जाता है। यानी आवेश जो है वह विभव के अनुक्रम अनुपात में होता है। तो हम लिखते हैं Q प्रोपोर्शनल टू V। और आपने पढ़ा है कि यदि हम प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो यहां पर कोई कांस्टेंट लगा देते हैं और वह कांस्टेंट लगा देते हैं यहां पर C। तो इसको लिखा जा सकता है कि Q इज इक्वल टू C इंटू V, जहां C एक नियतांक, जहां C एक नियतांक है। या इसको लिखा जा सकता है कि C इज इक्वल टू Q अपॉन V। तो C बराबर लिखा जाता है Q अपॉन V। या यहां से धारिता को परिभाषित करते हैं कि किसी भी चालक की धारिता C लिखा गया Q अपॉन V। Q माने क्या, आवेश, और V क्या है, विभव। तो हम कहते हैं किसी भी चालक की धारिता जो होती है वह चालक को दिए गए आवेश तथा उसमें विभव वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है। तो यहां से हम धारिता की परिभाषा डिफाइन कर सकते हैं कि किसी चालक की धारिता चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव वृद्धि के अनुपात के बराबर। तो किसी चालक की धारिता जो होती है वह चालक को दिए गए आवेश तथा चालक के विभव वृद्धि के अनुपात के बराबर होती है। या इसी को शब्दों में हम लिख सकते हैं, शब्दों में सर कि अंकों में? धारिता बराबर आवेश बटे विभव वृद्धि। अब इसका मात्रक हम देखते हैं कि धारिता का मात्रक क्या होगा। तो धारिता का मात्रक बराबर क्या, आवेश का मात्रक बटे विभव का मात्रक। तो आवेश का मात्रक आप जानते हैं कि आवेश का मात्रक कूलाम और विभव का मात्रक वोल्ट। तो इसका मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति वोल्ट। या इसी को लिखते हैं 1 कूलाम प्रति वोल्ट बराबर 1 फैराड। अर्थात यदि किसी चालक को 1 कूलाम का आवेश देने पर उसके विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो उस चालक की धारिता 1 फैराड के बराबर होती है। फैराड धारिता का बड़ा मात्रक है, इसलिए धारिता को मापने के लिए हम हमेशा छोटे मात्रकों का उपयोग करते हैं। जैसे माइक्रोफैराड, तो 1 कूलाम प्रति वोल्ट बराबर 1 फैराड है। फैराड विद्युत धारिता का बड़ा मात्रक है, इसलिए हम
छोटे मात्रकों का प्रयोग करते हैं, जैसे माइक्रोफैरड, यानी 1 माइक्रोफैरड बराबर होता है 10⁻⁻6 फैरड, या पिकोफैरड उपयोग करते हैं, 1 पिकोफैरड बराबर होता है 10⁻12 फैरड। तो सामान्यतः जो इसका उपयोग किए जाने वाला मात्रक है ये माइक्रोफैरड अथवा पिकोफैरड में उपयोग किया जाता है। अब हम इसकी बीमा निकालते हैं। धारिता की बीमा बराबर आवेश की बीमा बटे विभव की बीमा। विभव बराबर आप जानते हैं कि विभव बराबर होता है किया गया कार्य बटे आवेश। तो इसको लिखा जा सकता है कि आवेश बटे किया गया कार्य बटे आवेश, या इसी को लिखा सकता है कि आवेश स्क्वायर बटे किया गया कार्य। अब आप यहां से आवेश की बीमा लिख लेंगे, फिर कार्य की बीमा लिख लेते हैं, या इसको लिखा जा सकता है कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन के रूप में। तो इसको लिखा जा सकता है आवेश का स्क्वायर बटे बल गुणे विस्थापन। अब यहां से जो है हम इसकी बीमा लिख लेंगे। आवेश की बीमा आप जानते हैं, आवेश की बीमा AT और इसका स्क्वायर हो जाएगा, और बटे बल की बीमा mLT-2 इंटू विस्थापन, इसको लिख देंगे, और ये हो जाएगा A2 T2 अपान mL2 T-, और इसको ऊपर ले जाएंगे, ये हो जाएगा m-1 L-2 T4a। ये हो गई आपकी धारिता की बीमा। तो आज अब बस इतना ही, फिर अगली बार।